वेलकम डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट आज हम बीएससी सेकेंड ईयर व अन्य कुछ परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम या पूरक तंत्र के बारे में बात करेंगे। पूरक तंत्र शुरू करने से पहले मैं बीएससी सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों को बता दूं कि ये जो टॉपिक है वो आपके फिजियोलॉजी वाली बुक की यूनिट 5 इम्यूनोलॉजी का महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पूरक तंत्र से तात्पर्य, अगर पूरक तंत्र की बात करें तो पूरक तंत्र एक ऐसा तंत्र है जो कुछ प्रोटीन से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट रहती है, तो बच्चों ये जो प्रोटीन है ये हमारे ब्लड सीरम के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब प्रश्न आता है कि सीरम है क्या। तो सीरम के बारे में अगर जानने का प्रयास करें तो सीरम एक ऐसा फैक्टर है जो हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहता है, लेकिन इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग से रिलेटेड कोई भी एंजाइम कारक कोई भी प्रेजेंट नहीं होता। तो वो पार्टिकल क्या कहलाता है, ब्लड का सीरम कहलाता है, ठीक है। अब इस सीरम के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जो हमारे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को बनाते हैं, ठीक है। अब देखो, पूरक तंत्र को सी सिस्टम भी कहा गया है। सी सिस्टम क्योंकि कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, ठीक है। यह एक ऐसा तंत्र होता है जो कि सीरम में पाया जाता है, जो कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद एक्टिव होता है। जब एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड हो जाता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन हो जाती है, उसके बाद ये जो प्रोटीन होते हैं जो हमारी सीरम के अंदर प्रेजेंट होते हैं वो एक्टिव होते हैं। तो किस सिस्टम का एक्टिवेशन माना जाता है, तो इसे कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन माना जाता है। इसके लिए पूरक शब्द जो इस्तेमाल किया गया वो इरलिक नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। इसके लिए जो पूरक शब्द है वो इरलिक नामक वैज्ञानिक ने यूज में लिया, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि यह जो सिस्टम होता है वो क्या होता है, एंटीबॉडी के पूरक होता है। अब पूरक शब्द की बात करें, पूरक शब्द का सबसे पहले आपको अर्थ क्लियर होना चाहिए कि पूरक क्या होता है। पूरक जो एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, जैसे दिन का पूरक है रात, रात और दिन एक दूसरे को पूरा करते हैं, ठीक है। सूर्य अस्त सूर्य उदय एक दूसरे को क्या करते हैं, पूरा करते हैं। पहले सूर्य उदय होएगा, उसके बाद में सूर्य अस्त होएगा। यानी कि कहने का मतलब एक ऐसा सिस्टम जो एक दूसरे को पूरा करते हों पूरक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, कार्य में एंटीबॉडी के पूरक है। यानी कि एंटीबॉडी क्या करती है, एंटीजन को मारने का काम करती है। सेम उसी प्रकार का काम जो है वो कौन करता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम करते हैं, जो कि प्रोटीन्स के तौर पर पाए जाते हैं, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं, चलिएगा। नेक्स्ट हम बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, यानी कि पूरक तंत्र के घटक कौन कौन से होते हैं, किस किस घटकों से मिलकर इस पूरक तंत्र का निर्माण होता है, ठीक है। तो सुनिएगा, इसमें कम से कम 20 प्रोटीन होते हैं जो सामूहिक रूप से एक सिस्टम के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, पूरक तंत्र कहा जाता है। तो स्टूडेंट मैंने पहले ही बता दिया है कि सीरम के अंदर कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो एज ए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के तौर पर काम करते हैं। और ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी के कार्य में मदद करता है। इस तंत्र में कुछ 11 प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं। कितने प्रोटीन, 11 प्रोटीन जो होते हैं वो एक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं। तो मैं बता दूं ये आपको 11 प्रोटीन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। C1 से लेकर C9 तक, कहने का मतलब C1 C2 C3 C4 C5 C6 इस तरह करके C9 तक, ठीक है। और B व D टोटल काउंट कर लीजिए, 9 तो ये हो गए, 10 और 11, इस तरह कुछ 11 प्रोटीन जो होते हैं वो हमारे शरीर सीरम के अंदर एक्टिव स्टेज के अंदर रहते हैं और जो क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को क्रिएट करते हैं। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब जो प्रश्न उठता है वो ये उठता है कि कॉम्प्लीमेंट जो प्रोटीन है इनकी उत्पत्ति कहाँ से होती होगी। तो मैं बता दूं, कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम है इन प्रोटीन्स की उत्पत्ति हमारी लीवर सेल्स के अंदर होती है। मेनली जो होती है वो लीवर सेल के अंदर होती है। लीवर सेल के लिए जिस तरह हम लंग्स के लिए एक शब्द यूज़ करते हैं, लंग्स के लिए जो शब्द यूज़ में आता है वो शब्द है, लंग्स के लिए हम पल्मोनरी शब्द यूज़ करते हैं, वहीं हम बात करें लीवर के लिए हिपेटिक शब्द जो है वो काम में लिया जाता है। तो ठीक है, तो इसका निर्माण जो होता है मेनली कहाँ होता है, हिपेटिक सेल्स के अंदर होता है। किसका, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का निर्माण। कुछ मात्रा में ये मोनोसाइट्स में भी बनते हैं, कुछ मात्रा में ये किस में बनते हैं, मोनोसाइट में भी बनते हैं, ठीक है। और कुछ मैक्रोफेज में, कुछ एपिथेलियल सेल्स में, लेकिन मेनली अगर बात करें तो ये लीवर सेल के अंदर बनते हैं, हिपेटिक सेल के अंदर
बनते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स की उत्पत्ति लीवर और मोनोसाइट्स में होती है। ये कुल ग्लोबुलिन का 15% भाग जो है वो क्रिएट करते हैं। ग्लोबुलिन प्रोटीन का टोटल जो है वो 15% भाग जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो क्रिएट करते हैं। मेनली हिपेटिक सेल में इनकी उत्पत्ति होती है। ठीक है, मैंने बताया था कितने एक्टिव रहते हैं, 11 एक्टिव रहते हैं, जिन्हें C1, C2, C9 तक और B व D नाम दिया गया। ठीक है, ये प्रोटीन स्वतंत्र रूप से एंटीजन या एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होते तथा एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से बाइंड होते हैं। ऐसा नहीं कि एंटीजन आ गया और ठीक है और ये जाकर एंटीजन से कॉम्प्लीमेंट बाइंड हो जाएंगे, नहीं, ऐसा कभी नहीं होता। एंटीजन एंटीबॉडी से बाइंड होगा, देन कॉम्प्लीमेंट इनसे बाइंड होगा। ठीक है, तो ये प्रोटीन एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में एक्टिव होते हैं और उनके साथ क्या होते हैं, बाइंड होते हैं। ठीक है, बात को समझ पा रहे हो? बात ये सिंपल सी है कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स का बना हुआ एक सिस्टम है। ये प्रोटीन्स हमारे ब्लड के अंदर, ब्लड के सीरम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। C1 से लेकर C9 और B व D की फॉर्म में ये जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। एक्टिव स्टेज में इनकी जो संख्या होगी टोटल क्या होती है, 11 होती है। मेनली इनकी जो प्रोडक्शन होती है वो हिपेटिक सेल्स यानी कि लीवर सेल्स के अंदर मानी जाती है। कुछ मात्रा में ये मोनोसाइट्स में भी बनते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये काम कैसे करते हैं, इनकी क्रिया विधि को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, अगर हम इनकी क्रिया विधि की बात करें, ठीक है, तो देखिएगा, सामान्यतः हमारे शरीर में पूरक प्रोटीन जो है वो निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। अभी आप और हम पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तब तक हमारे शरीर के अंदर ये क्या है, निष्क्रिय, यानी कि हम सामान्य अवस्था में हैं तो हमारे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होते हैं वो निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर कोई एंटीजन प्रवेश कर गया, एंटीजन अगर प्रवेश कर गया और उस एंटीजन की बाइंडिंग किसी एंटीबॉडी से हो गई तो क्या हो जाएंगे, तो ये एक्टिव हो जाएंगे। कहने का मतलब, इसका अच्छा सा उदाहरण अगर मैं दूं, घर के अंदर मान लीजिए बाहर से कोई आक्रमण हो रहा है तो घर वाले जो बुजुर्ग है, माता पिता है, वो सब लड़ने के लिए पत्थरबाजी करने लगे, तो घर के अंदर छोटे छोटे शिशु भी उनको देखकर क्या करेंगे, छोटा छोटा सामान जो है उठा उठा कर अपने विरोधियों पर फेंकने लग जाएंगे। तो सेम एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या है, एक छोटे छोटे घर के सदस्य हैं, यानी कि छोटे छोटे प्रतिरक्षी सदस्य हैं, जो कभी भी आक्रमण होता है एंटीजन का तो उन पे क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं और मदद करते हैं किसकी, एंटीबॉडी की, शरीर के लड़ने के लिए। ठीक है, शरीर में विपरीत परिस्थितियों से लड़ने के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। ठीक है, तो सामान्यतः हमारे शरीर में पूरक प्रोटीन्स निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। इनका एक्टिवेशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के परिणाम स्वरूप होता है। ये दो प्रकार की क्रिया जो है वो दो प्रकार की क्रिया से क्या होता है, संपन्न होता है। नंबर एक, क्लासिकल पाथवे, दो पाथवे हैं इसके, एक तो है क्लासिकल पाथवे और दूसरा है अल्टरनेट पाथवे। क्लासिकल पाथवे और अल्टरनेट पाथवे, क्लासिकल, अल्टरनेट को कहेंगे हम हिंदी में एकांतरण, और क्लासिकल को, क्लासिकल शब्द ही याद रख लेना, मेन जो है वो क्लासिकल है। ठीक है, ये याद हो जाएगा, सेकंड वाला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। मुख्य जो है वो कौन सा है, क्लासिकल पाथवे है। चलिए इसको जानने का प्रयास करते हैं। दिखने में क्लियरिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लासिकल पाथवे की बात करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, इस मार्ग का एक्टिवेशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद होता है। ये बात हमने क्लियर कर चुके हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनेगा तो उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट जो है वो क्या होंगे, एक्टिव होंगे। जब एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है तब एंटीबॉडी के स्थायी भाग पर विशिष्ट क्रियाशील स्थल सक्रिय हो जाते हैं और पूरक तंत्र का C1 आकर जुड़ता है। इन चीज़ों को समझने से पहले मैं आपको कुछ आवश्यक चीज़ें सिखा देती हूँ जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो देखिएगा, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको एक चीज़ बता रखी है कि जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो C1 से लेकर C9 तक, और कौन से C1 से C9 तक और B व D की फॉर्म में पाए जाते हैं। ये मैंने बताया आपको, कुछ बेसिक्स जानकारी है जो आपको ज्ञान प्राप्त होने के बाद में आपको पाथवे समझ में आ जाएंगे। ठीक है, C1 से लेकर C9 तक और B व D की फॉर्म के अंदर ये प्रेजेंट है। अब मैं आपको बता दूं कि C1 जो है, ये C1 ये 3 फॉर्म के अंदर पाया जाता है। C1 जो है वो कितनी फॉर्म के अंदर पाया जाता है, C1 3 फॉर्म के अंदर पाया जाता है। C1 की फॉर्म बताती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये C1 है, ये C1 3 फॉर्म में है, C1Q,
C1R और C1S। ठीक है, C1 जो है वो 3 फॉर्म के अंदर है, C1Q, C1R और C1S। शब्दों पे गौर कीजिए और जो लिखा हुआ है वो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आप मुझे सुनिएगा गौर से। ठीक है, C1Q, C1R और C1S के रूप में C1 है। ठीक है, अब देखो, अब प्रत्येक जो कॉम्प्लीमेंट है, जो C1 से लेकर C9 तक कोई भी कॉम्प्लीमेंट है, उसके 2 फ्रेगमेंट है, 2 टुकड़े हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी C फ्रेगमेंट है, जैसे C2 ले लिया, C3 ले लिया, कोई भी, उसके 2 टुकड़े होते हैं, फ्रेगमेंट A और दूसरा होता है फ्रेगमेंट B। कोई भी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है तो उसके 2 फ्रेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट A और दूसरा होता है फ्रेगमेंट B। ठीक है, अब ए फ्रेगमेंट की स्टूडेंट बात करें तो ये फ्रेगमेंट होता है स्मॉल। स्मॉल को मैं इस तरह लिख रही हूँ, चलो समझ जाओगे, ऐसे लिख देती हूँ। ठीक है, ए फ्रेगमेंट क्या होता है, स्मॉल होता है, और बी फ्रेगमेंट होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, किसी भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के 2 फ्रेगमेंट होते हैं, फ्रेगमेंट ए जो होता है वो छोटा होता है, फ्रेगमेंट बी जो होता है वो लार्ज होता है। ठीक है, लेकिन इसमें अपवाद है एक। अपवाद क्या है तो स्टूडेंट सुनिएगा, एक अपवाद है जो है C2। अब C2 में क्या होता है, मैंने बताया कि A जो होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, लेकिन इसमें A जो होता है वो बड़ा फ्रेगमेंट होता है और B जो होता है वो छोटा फ्रेगमेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ आप अपवाद के तौर पर ध्यान में रखोगे। ये चीज़ें क्यों काम आएगी वो आगे मैं जब आपको पाथवे समझाऊंगी तो टोटली आपको समझ में आएगा कि कौन सा फ्रेगमेंट छोटा था, छोटे का क्या बना, बड़े का क्या बना। तो इसलिए ये याद रखना जरूरी है। मैंने एक चीज़ बताई कि C1 जो होता है वो 3 फॉर्म में, C1Q, C1R, C1S के तौर पर पाया जाता है, और प्रत्येक जो कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन है वो ए व बी 2 फ्रेगमेंट के तौर पर पाया जाता है। ए फ्रेगमेंट जो होता है वो छोटा होता है, बी फ्रेगमेंट जो होता है बड़ा होता है, लेकिन C2 क्या है, अपवाद है। ये जानकारी आपको होनी चाहिए ताकि आगे जो है पाथवे आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब देखो, अब ये पूरा पाथवे आपको मैं आगे समझाती हूँ, चलिए। ठीक है, एक मिनट, सबसे पहले मैंने ये लाइन नहीं बताई आपको, ये लाइन बता देती हूँ क्लासिकल पाथवे की। एक मिनट, क्लासिकल पाथवे की बात करें, इस मार्ग का एक्टिवेशन एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन के बाद होता है, जब एंटीजन एंटीबॉडी से जुड़ता है। मैंने आपको बताया कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में बाइंड होने के बाद में ये क्रिया जो है वो शुरू होती है। ठीक है, एंटीबॉडी के स्थायी भाग पर विशिष्ट क्रियाशील स्थल जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और एंटीबॉडी जो होती है वो किससे बाइंड होती है, एंटीजन से बाइंड हो जाती है। ठीक है, अब देखिएगा, आपको यहाँ पर क्लियर दिखेगा, ये मैंने ई और ए लिखा है, ये दिख रहा है आपको, ई और ए लिखा है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी जो है आपस में जुड़ गए और क्या बन गया, ई ए बन गया, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया। ठीक है, अब आपको पता है, मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं। अब सबसे पहले C1 कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन आकर इसके साथ क्या होगा, अटैच होगा, तो आपका बना हुआ कॉम्प्लेक्स कौन सा हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी C1, क्योंकि C1 इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया। अब मैंने आपको क्या बताया है, जब एंटीजन एंटीबॉडी यानी कि बाहर से आक्रमण हो रहा है, बड़े बड़े घर वाले उनको मार रहे हैं, तो छोटे छोटे शिशु भी उसके साथ हेल्प करने का प्रयास करेंगे, यानी कि एंटीजन एंटीबॉडी आपस में रिएक्शन हो रही है और C1 भी क्या कर रहा है, एंटीबॉडी की हेल्प कर रहा है उसको मारने में। ठीक है, चलिए, ये चीज़ें जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, आगे चलिए। कॉम्प्लीमेंट के जो कंपोनेंट होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, प्रोपाइडिन सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम। प्रोपाइडिन सिस्टम और रेगुलेटरी सिस्टम 3 प्रकार के जो हैं वो सिस्टम पाए जाते हैं। आपको इसको इतना ध्यान, अगर बात करने की ध्यान रखें तो इसमें तो C1 से लेकर C9 तक पाए जाते हैं। ठीक है, C1 से लेकर C9 तक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन होते हैं, और प्रोपाइडिन जो होते हैं, और प्रोपाइडिन और रेगुलेटरी जो होते हैं वो FD और FB की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, आपको इसके बारे में इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, आपको कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन ही पढ़ना है, तो C1 से लेकर C9 तक आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आगे चलिए। जो बात मैंने आपको अभी सिखाई वही बात जो है वो नोट्स के तौर पर लिखी गई है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन C1, C2, C3, C9 से दर्शाते हैं। C1 जो होता है C1Q, C1R और C1S की फॉर्म में पाया जाता है। प्रोपाइडिन तथा रेगुलेटरी प्रोटीन को फैक्टर
डी तथा फैक्टर बी से दर्शाते हैं। हर कॉम्प्लीमेंट के 2 फ्रेगमेंट होते हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट व लार्ज फ्रेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हर कॉम्प्लीमेंट के 2 फ्रेगमेंट होते हैं, स्मॉल को ए से दर्शाते हैं और बड़े को जो है बी से दर्शाते हैं, लेकिन C2 जो है वो अपवाद है। ठीक है, स्मॉल फ्रेगमेंट को ए से दर्शाते हैं, लार्ज फ्रेगमेंट को बी से दर्शाते हैं, C2 जो है वो अपवाद है, जिसमें ए को लार्ज तथा बी को स्मॉल फ्रेगमेंट कहा जाता है। ठीक है, क्लासिकल पाथवे पूर्णतः एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स पर निर्भर होता है, जबकि अल्टरनेट पाथवे जो होता है वो क्या होता है, वो डायरेक्टली एंटीजन से बाइंड होता है। अब ये बात ध्यान देना, क्लासिकल पाथवे, क्लासिकल शब्द ये एक ऐसा शब्द जो क्लियर कर रहा है। क्लासिकल में क्या होता है, सीधी जो है पंचायती नहीं होती। आप इसको ढंग से याद इस तरीके से कर सकते हैं कि पहले जो है अगर एंटीजन आ रहा है तो उससे एंटीबॉडी जुड़ेगा, फिर कॉम्प्लीमेंट उस पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, ये क्लासिकल पाथवे की विशेषता है। और कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, एंटीजन से बाइंड होने वाली विशेषता पाई जाती है। अल्टरनेट डायरेक्टली एंटीजन से बाइंड होता है। नेक्स्ट देखिएगा, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन में मुख्यतः IgM व IgG से बाइंड होता है, जिसका क्रम भी निम्नानुसार होता है। अब देखो, मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो होता है वो एंटीबॉडी से जाकर बाइंड होता है। ऐसा ध्यान में रखना कि जब भी लड़ाई हो रही है तो घर वाले जो है लड़ने के लिए तैयार हैं विरोधी से, तो बच्चे भी क्या हो गए, अपने घर वालों के पास रहेंगे, तो कॉम्प्लीमेंट बच्चे ही तो है, तो ये क्या करेंगे, ये एंटीबॉडी से बाइंड होंगे। एंटीबॉडी मेनली IgM और IgG कार्यरत रहती है, जिसका भी क्रम निम्नानुसार होता है। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट IgM से जुड़ता है, फिर IgG3 से जुड़ता है, फिर IgG1 से जुड़ता है, फिर IgG2 से जुड़ता है। ये नियम है, आपको याद रखने पड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, चलिए, अब कोई भी पाथवे है वो किस तरह कंप्लीट होता है। ठीक है, अब जो क्लासिकल पाथवे की बात करें तो ये 3-4 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहले है इनिशिएशन ऑफ पाथवे। सबसे पहले क्या है, पाथवे का प्रारंभ होगा, पाथवे किस तरह शुरू होता है, तो वो इनिशिएशन ऑफ पाथवे। दूसरा हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, ये स्टेप है, आपको आगे जब पूरे चार्ट में समझाऊंगी उस तरह आपको समझ में आ जाएंगे, लेकिन फिलहाल सुनिएगा। जो क्लासिकल पाथवे है वो निम्न 4 चरणों में पूरा होता है। पहले है इनिशिएशन, पहले क्या होगी, शुरुआत होगी। उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, उसके बाद में फॉर्मेशन ऑफ C5। सबसे पहले शुरुआत, इनिशिएशन, शुरुआत के बाद में C3 कन्वर्टेज बनेगा, उसके बाद में C5 कन्वर्टेज बनेगा, फिर MAC बनेगा, मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये स्टेप है बच्चों। अभी आपको शब्द भी नहीं समझ में आएंगे, हो सकता है आपका ये टॉपिक पढ़ा हुआ ना हो, लेकिन आगे जो मैं आपको समझा रही हूँ उससे ये सारे के सारे स्टेप समझ में आ जाएंगे कि इन स्टेप से ये कहना क्या चाहता है, आखिर क्या इनिशिएशन है, क्या C3 कन्वर्टेज है, क्या C5 कन्वर्टेज है, और क्या MAC है, मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। चलिएगा आगे। ठीक है, आगे देखो, बहुत ही आसान पाथवे है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, अपने इसको सीखेंगे उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैंने बताया कि कोई भी पाथवे जब कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के लिए शुरू होता है तो एंटीजन का अटैक होता है। ठीक है, और इस एंटीजन से एंटीबॉडी बाइंड हो जाती है और क्या बन जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है। अब सबसे पहले एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन गया तो इसके ऊपर आकर जुड़ेंगे कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन। तो सबसे पहले जिस प्रोटीन का नंबर आता है वो है C1 प्रोटीन। सबसे पहले कौन सा जुड़ेगा, C1 जुड़ेगा। अब आपको पता है, मैंने बताया था C1 3 फॉर्म में पाया जाता है, C1Q, C1R और C1S, 3 फॉर्म के अंदर पाया जाता है। इधर देखिए, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद में कैल्शियम आयन की प्रेजेंस में C1 जुड़ेगा, C1Q, C1R और C1S जुड़ेगा। ठीक है, अब जुड़ने के बाद में क्या बन जाएगा, जुड़ने के बाद में जो बनेगा वो देखिए, AB तो था, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स था, अब इसके साथ क्या जुड़ गया, C1 जुड़ गया। जब जब C1 जुड़ता है तो वो एक्टिव हो जाता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जुड़ता है तो एक्टिव होने के बाद में इसके ऊपर क्या लगेगा, एक तीर का, एरो का या रेखा का निशान लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है वो कैसा है, एक्टिव है। ठीक है, अब देखिए ये आपको सामने दिखाई दे रहा है,
एंटीजन एंटीबॉडी जो है आपस में जुड़े हुए थे, उसके साथ C1 आके अटैच हुआ, तो इसको क्या कह दिया, एंटीजन एंटीबॉडी और C1 कॉम्प्लेक्स कह दिया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब इसके बाद में आपको दिमाग में क्या आ रहा है, C1 जुड़ गया, अब आपको लगेगा कि आगे जो जुड़ेगा वो C2 जुड़ेगा, लेकिन नहीं, ये C1S जब जुड़ता है, ये C1S जब जुड़ता है, ये C1S क्या करता है, ये एस्टरेज एंजाइम लेकर आता है, और एस्टरेज एंजाइम की प्रेजेंस में डायरेक्ट ये किसको खींच लाता है, C4 को ले आता है। ठीक है। जैसे मान लीजिए आप कहीं बैठे हो, ठीक है, और आपको अपने मित्र को बिठाना है, चाहे आपके बाद में नंबर किसी और का आता हो और आपके पास कुर्सी है, तो आप क्या करोगे, अपने मित्र को बिठाओगे। ठीक है। इसी तरह C1S का मान लीजिए मित्र है C4। ठीक है। तो ये C1S क्या करेगा, ये डायरेक्ट C4 को बैठाएगा, ना कि C2 को। यानी कि एस्टरेज एंजाइम यहाँ एज ए कुर्सी का काम कर रहा है। आपको याद रखने के लिए बता रही हूँ, फनी ट्रिक के तौर पर। ठीक है। अब C1S ने एस्टरेज एंजाइम दिया और क्या हो गया, C4 आ गया यहाँ पे जुड़ने के लिए। अब आपको पता है प्रत्येक के, यहाँ तो QRS तो हो गया था, लेकिन यहाँ C4, प्रत्येक कॉम्प्लीमेंट के क्या होते हैं, 2 फ्रेगमेंट होते हैं, और उन फ्रेगमेंट को स्मॉल फ्रेगमेंट व लार्ज फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। A यहाँ स्मॉल फ्रेगमेंट का काम करता है और B क्या करता है, लार्ज फ्रेगमेंट का काम करता है। हमेशा ध्यान रखना, A जो होता है स्मॉल फ्रेगमेंट और ये हो जाता है अवे, क्या हो जाता है, अवे, ये भाग जाता है। ठीक है। ये रुकता नहीं है, ये अटैच नहीं होता। अब देखो C4 के 2 थे, A और B, अब जुड़ा कौन सा, C। देखो आपके पास क्या था पहले से, आपके पास पहले से ये सिस्टम था। ठीक है। AGABC1 था। ठीक है। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स C1। ठीक है। अब C4 जुड़ेगा, लेकिन C4 का क्या जुड़ेगा, B वाला जुड़ेगा, A वाला अवे हो जाएगा, तो क्या जुड़ेगा, 4, C4 था ना, तो 4 लग गया, C तो लगा हुआ है तो 4 लगा दिया डायरेक्ट, तो ये 4B हो गया। क्या बन गया, देखो, और ये सारा क्या है, एक्टिव है, तो एरो लग गया यहाँ पे। देखो ये सब्सटेंस आपको प्राप्त हो गया, एंटीजन एंटीबॉडी C1 और C4B। यानी कि ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, C1 फिर C4 फिर आप B लिखोगे, तो इसलिए C एक बार ही लिख दो, 1 हो गया, और 4B लिख दो। ठीक है। इस प्रकार से तो ये क्या बन गया आपके पास, C1 4B बन गया। अब आगे देखो, आगे क्या जुड़ेगा, आगे जो जुड़ेगा मैं बताती हूँ आपको। आपके पास ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है। अब आपको पता है कि वहां पर C2 को नहीं जुड़ने दिया था, अब C2 जुड़ेगा। अब क्या जुड़ेगा, C2 जुड़ेगा, लेकिन C2 में स्थिति क्या है, अपवाद वाली है। A जो होता है वो बड़ा फ्रेगमेंट होता है, B जो होता है वो स्मॉल फ्रेगमेंट होता है, तो अवे कौन सा होगा, B वाला होगा, क्योंकि स्मॉल अवे होता है। तो यहाँ देखो मैग्नीशियम आयन की जो प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई, और जो गायब होना है वो कौन सा होएगा, गायब होएगा वो होएगा बी वाला है स्मॉल फ्रेगमेंट, इसलिए ये क्या हो गया, गायब हो गया। तो बना क्या, हमारे पास C1 था और 4B था, इतना जो था ही। अब क्या जुड़ा, 2A और जुड़ गया, तो ये फ्रेगमेंट ऐसा बन गया। देख लो, एंटीजन एंटीबॉडी C1 4B 2A। ठीक है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है ये आगे C3 को लेकर आएगा, इसलिए इसको कहा जाता है C3 कन्वर्टेज। अपने स्टेप के अंदर यही तो पढ़ा था, पहला स्टेप क्या था, इनिशिएशन ऑफ पाथवे। पाथवे की शुरुआत तब होती है जब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बन जाता है और एंटीबॉडी पर आकर सबसे पहले C1 जुड़ता है, तब पाथवे शुरू हो जाता है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ C3 कन्वर्टेज, यानी कि जब 2A तक कॉम्प्लेक्स जुड़ जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स जो होता है वो C3 को लेकर आता है, इस कारण इसको क्या कहा जाता है, C3 कन्वर्टेज कहा जाता है। अब देखो स्टूडेंट, C3 के 2 फ्रेगमेंट है, A और B। अवे कौन सा होगा, A अवे हो जाएगा, B जुड़ जाएगा। तो देख लो, एंटीजन एंटीबॉडी C1 4B अपने पास था, 2A था, अब ये 3B जो है वो अटैच हो गया, 3B अटैच होगा क्योंकि A जो है वो स्मॉल है। अब ये किसको ले गया, देखो 4 वाला सबसे पहले आया था, सबसे पहले 1 आया था, फिर 4 आ गया, फिर 2 आ गया। ठीक है, 1 2 और 3 भी आ गया। ठीक है। अब कौन सा आएगा, अब आपको पता है 5 आएगा, तो इस सब्सटेंस को क्या कहोगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जो अब बना है 3B तक, ये आगे C5 को लेकर आएगा, इस कारण इसको क्या कहेंगे, C5 कन्वर्टेज कहेंगे। ठीक है। चलिएगा आगे देखते हैं। अब देखो C5 आएगा यहाँ पर,
यहाँ पर C5 जब आएगा तो देखो आपके पास क्या था, आपके पास ये था C1 था, 4B था, ठीक है, 2A था, 3B था, ठीक है। लेकिन अब 5 वाला जुड़ना है तो 5 वाले के लिए A चला जाएगा और 5B जुड़ जाएगा। अब ये आपको प्राप्त हो गया, ये देखो ये आपको प्राप्त हो गया। लेकिन ये लाइबल है, लाइबल का मतलब होता है ताप है, अस्थायी। अब ताप अस्थायी है तो इस पर जल्दी से C6 और C7 रिएक्शन करेंगे। C6 और C7 जब रिएक्शन करेंगे तो 6B और 7B जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके A तो गायब हो जाएंगे। इसके बाद में इसके साथ जो अटैच होगा वो कौन सा होगा, C8 और C9 हो जाएगा, तो 8B और 9B हो जाएगा। अब ये जो सब्सटेंस आपको प्राप्त हुआ है जिसका नाम देखो सीधा है, यहाँ तक 5B था, फिर 6B आएगा, फिर 7B आएगा, फिर 8B आएगा, फिर 9B आएगा, ठीक है। यहाँ तक जो सब्सटेंस है ये कहलाता है MAC। क्या कहलाता है, MAC, मेम्ब्रेन अटैच्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है, मेम्ब्रेन अटैच्ड कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ये क्या करता है, ये मारने का काम करता है। किस तरह करता है इसको हम समझेंगे, ठीक है। ये MAC कहलाता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक चीज़ सिखाती हूँ, देखो ये चीज़ समझने का प्रयास करना जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। यहाँ पर मान लीजिए ये कोई एंटीजन था, एक मिनट मार्कर ले लेती हूँ, ठीक है। ये क्या है, ये कोई 3 पॉइंट है, ठीक है, 3 पॉइंट। ये एक मिनट पूरा बना लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ। ये क्या है, ये कोई भी मान लीजिए आप एंटीबॉडी है, और ये एंटीबॉडी जुड़ी किसी बैक्टीरियल सेल पर। किस पर जुड़ी, ये कोई बैक्टीरिया की सेल है, बैक्टीरियल सेल, BAC, ठीक है। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, ठीक है। अब बैक्टीरियल सेल पर क्या जुड़े हैं, ये एंटीबॉडी जुड़ी है। अब एंटीबॉडी जुड़ी है, एंटीबॉडी एंटीबोजन कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट आकर हेल्प करेंगे। यहाँ पर ये कॉम्प्लीमेंट जुड़े हैं, क्या जुड़े हैं, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स है एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये क्या करेंगे, देखो ये मेम्ब्रेन थी बैक्टीरिया की, ठीक है। अब ये मेम्ब्रेन अटैच्ड कॉम्प्लेक्स है जो यहाँ इस फॉर्म के रूप में, यानी कि C9 पूरे 9B तक सब कॉम्प्लेक्स जब जुड़ जाते हैं तब ये स्टेज प्राप्त होती है। अब ये क्या करेंगे, ये बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन को ख़त्म करेंगे, मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे, इस मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये मेम्ब्रेन ख़त्म होगी और ये मेम्ब्रेन के ख़त्म होने से जो बैक्टीरिया है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, डिजनरेट हो जाएगा। और बैक्टीरिया के ख़त्म होने से ये MAC जो है वो हेल्प करेगी किसके अंदर, बैक्टीरिया को मारने के अंदर, यानी कि हमारी प्रतिरक्षा के अंदर हेल्प करेगी। तो यही तो क्या है, MAC, मेम्ब्रेन अटैच्ड कॉम्प्लेक्स है। और इसको क्या कहा जाता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की इम्यूनोलॉजी या इम्यूनोलॉजी जिसमें अध्ययन किया जाता है उसको कहा जाता है इम्यूनिटी कहा जाता है, ठीक है। जिसके अंदर हम सब ये सिस्टम पढ़ रहे हैं। सीधी सी बात है, हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा, देखो बच्चों हमने ये पढ़ा एंटीजन एंटीबॉडी। सबसे पहले C1 जुड़ा, फिर 4B जुड़ा, फिर 2A जुड़ा, फिर 3B जुड़ा, फिर 5B जुड़ा, फिर 6B, फिर 7B, फिर ये देखो ये MAC है। MAC में देखो यहाँ से इतना याद कर लेना, फिर 3B, 5B, 6B, 7B, 8B, 9B लगातार है। ये सारा सिस्टम क्या है, MAC है। ये क्या करता है, किसी बैक्टीरिया के साथ एंटीजन के साथ, यानी कि एंटीजन के साथ क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है और उसको पूर्णतः क्या कर देता है, उसकी भित्ति को डिजनरेट कर देता है, उनमें छेद कर देता है। बैक्टीरिया की जो भित्ति होती है उनमें छेद हो जाता है। छेद होने के बाद में कोई भी सब्सटेंस आसानी से उसके अंदर घुसकर उसको नष्ट करने का काम कर देता है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये जो सारा सिस्टम है आपका, वो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का अल्टरनेट पाथवे है जो आपको नोट्स जो मैंने बनाए हैं इसी तरह आपको बना लेने हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ के हम बात करते हैं अल्टरनेट पाथवे। मैं आपको बता दूं आपके लिए जो सबसे पहला पाथवे है क्लासिकल, वो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे को शाब्दिक तौर पर आपको और समझा देती हूँ, ठीक है। देखिए कभी कभी कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक्टिवेशन प्रतिजन प्रक्रिया के बिना हो जाता है। इसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन डायरेक्टली एंटीबॉडी से बाइंड हो जाते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इसमें एंटीबॉडी से सीधे जुड़ जाते हैं।
जब भी कोई यानी तैयार ही रहते हैं कि आ जाओ मारने के लिए तैयार है, ठीक है। इस क्रिया का उद्दीपन सूक्ष्म जीवों की सेल मेम्ब्रेन में उपस्थित पॉलीसेकेराइड के कारण होता है और यह बी व डी कॉम्प्लीमेंट को एक्टिव कर देता है। इसके बाद C3 का एक्टिवेशन होता है। इसके बाद संपूर्ण क्लासिकल पाथवे के समान ही काम होता है। तो कहने का मतलब अल्टरनेट पाथवे को हमें याद रखना है कि अल्टरनेट पाथवे में कॉम्प्लीमेंट जो होते हैं पहले से ही रेडी रहते हैं कि कोई एंटीजन आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे, मार देंगे, ठीक है। ये पॉलीसेकेराइड की प्रेजेंस के कारण एक्टिव रहता है। बी व डी कॉम्प्लीमेंट को क्या कर देता है, ये एक्टिव कर, C1 से C9 तक उसमें था, ये बी व डी को भी एक्टिव कर देता है, ठीक है। उसके बाद में जो सारा काम जो है वो क्लासिकल पाथवे के समान ही होता है, ठीक है। आगे बात करें हम अल्टरनेट पाथवे को सबसे पहले पिलेम्बर नामक वैज्ञानिक ने बताया। इनके अनुसार सीरम प्रोटीन प्रोपाइडिन, एक मिनट, इनके अनुसार सीरम प्रोटीन प्रोपाइडिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पॉलीसेकेराइड जाइमोजन के साथ मैग्नीशियम आयन की प्रेजेंट में क्रिया करते हैं, जिससे पीजेड कॉम्प्लेक्स प्रोपाइडिन जाइमोजन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जो कि C3 को एक्टिव करता है। इसी कारण अल्टरनेट पाथवे को प्रोपाइडिन पाथवे भी कहा जाता है, ठीक है। आपको ये जो शब्द है अपने नोट्स के अंदर लिख लेने हैं कि अल्टरनेट पाथवे को प्रोपाइडिन पाथवे क्यों कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है मित्रों क्योंकि यह प्रोपाइडिन जाइमोजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है। पीजेड प्रोपाइडिन जाइमोजन कॉम्प्लेक्स का निर्माण करता है, उसके बाद में C3 एक्टिव होता है। कई चीज़ें क्या है, ये आप 2-3 बार मेरी क्लास लगाओगे या नोट्स में लिखोगे पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये नई चीज़ आपको एक बार में समझ में आ जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता। मेहनत आपको करनी पड़ेगी हर चीज़ में। आपका जो अध्यापक है वो इतनी मेहनत नहीं कर सकता कि जैसा का जैसा है हूबहू आपके दिमाग में डाल दिया जाए। अब मुझे अच्छी भली भांति से समझ में आया हुआ है, आपको समझाने का मैंने बहुत कोशिश की है। अब आप इसके नोट्स बनाओगे, अपने हाथों से रफ कॉपी में इसको लिखोगे, तभी आपको समझ में आ पाएगा, अन्यथा दिक्कत रहेगी, ठीक है। अल्टरनेट पाथवे के बारे में मैंने बताया कि इसको पीजेड पाथवे भी कहा जाता है, जो आपको याद कर लेना है। मैंने यहाँ पर उसकी पूरी थ्योरी जो है वो नोट के अंदर लिख दी है, ठीक है। आगे चलिए, बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके अंदर मैं बताती हूँ बायोलॉजिकल इफेक्ट क्या रहता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम के एक्टिवेशन के बाद सक्रिय कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन का एक क्रम एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स से जुड़कर MAC की फॉर्मेशन करता है, मेम्ब्रेन अटैच कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करता है, जो कि बैक्टीरिया की सेल पर अटैच हो जाता है और उस पर अटैक करता है, जिसके कारण इसकी सेल के अंदर पोर्स, छिद्र बन जाते हैं, जिसके कारण इसकी कोशिका का लयन, लाइसिस होने लग जाता है। धीरे धीरे बैक्टीरियल सेल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये बात जो मेन मोटिव निकल कर सामने आया बायोलॉजिकल इफेक्ट का, यानी कि क्या काम होता होगा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, यानी कि एंटीजन मतलब कोई भी बैक्टीरियल सेल, उसके साथ बाइंड हुई एंटीबॉडी के साथ जुड़ा कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन, ठीक है। ये तीनों ने जुड़कर क्या कर लिया, इसने बैक्टीरिया की सेल पर छेद कर दिए, जिसके कारण बैक्टीरियल सेल का धीरे धीरे लयन प्रारंभ हो गया और बैक्टीरियल सेल क्या हो गई, नष्ट हो गई, ठीक है। ये चीज़ आपको याद करनी है। चलिए आगे देखो, ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है, ठीक है। अब ये देख लीजिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की विशेषता। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की विशेषता की लीवर की हिपेटिक सेल के अंदर बनते हैं, मैंने बता दिया। कुछ मोनोसाइट्स में भी बनते हैं, कुछ एपिथेलियल में भी बनते हैं, लेकिन मेनली लीवर की सेल में बनते हैं। कुछ मात्रा में इनका निर्माण मोनोसाइट, मैक्रोफेज, एपिथेलियल टिश्यू में भी होता है। कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन एंटीबॉडी के FC रीजन से, ये आप एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर को देखोगे तो पता चलेगा कि FC रीजन एक बाइंड सतह होती है जिससे आके कॉम्प्लीमेंट जुड़ता है। एंटीबॉडी में इनकी बंध्यता का क्रम निम्नानुसार होता है, मैंने बताया पहले IgM से जुड़ती है, फिर G3 से जुड़ती है, फिर G1 से, फिर G2 से जुड़ता है, यानी कि हमेशा याद रखना कॉम्प्लीमेंट एंटीबॉडी से जुड़ता है, ठीक है। आगे चलिए, ये ऐसा नहीं है, जाति विशिष्ट नहीं होते कि भाई हाँ यहीं जुड़ूंगा अन्यथा नहीं जुड़ूंगा, तो क्या जाति विशिष्ट ये नहीं होते, ठीक है। सामान्यतः ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनने के बाद ही क्रियाशील होता है। अल्टरनेट पाथवे में मैंने बताया ना, जब एंटीजन आ जाएगा फिर एंटीबॉडी काम करेगी और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट जुड़ेंगे। ये ताप अस्थायी होते हैं। 56 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक यदि इनको गर्म किया जाए तो समस्त सीरम के कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन जो है वो नष्ट हो जाएंगे, यानी कि ताप के साथ अस्थायी होते हैं। टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर पर अगर आप इनको गर्म करोगे तो ये क्या हो जाएंगे, डिजनरेट होकर ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो आपको याद रखना है। C1 से लेकर स्टूडेंट
C9 तक कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन और B व D कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। पूरी कोशिश की मैंने कि आपको कॉम्प्लीमेंट सिस्टम समझ में आ जाए, आप इसके नोट्स बना लें। और बीएससी सेकेंड ईयर की फिजियोलॉजी में ये अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग जो है वो नोट्स लगातार अपने रजिस्टर में उतार रहे होंगे, अन्यथा नहीं उतारोगे तो आपका नुकसान हो रहा है बच्चों, क्योंकि पेपर का कोई पता नहीं है कि लॉकडाउन की परिस्थिति है, कोरोना काल जो है हमारे ऊपर आया हुआ है, लेकिन हम इससे लड़ना है, हमें सीख कर इस दौर को पार करना है। मैं रोज़ाना आपकी क्लास में ये बात कहती हूँ, आपको पता नहीं किस हद तक समझ में आता होगा। ठीक है, तो आप अपनी एक्टिविटी को एक्टिव मोड पर रखें और सीखते हैं। कुछ नहीं समझ में आए तो कमेंट के अंदर मुझे बता दें ताकि मैं आपकी हेल्प कर सकूँ। ये नोट्स बना लें। धन्यवाद।